नमस्कार। हमारे शहरों की गलियों में पानी भर जाए या कोई नया फ्लाईओवर बने तो हम अक्सर किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? जाहिर है, नगर निगम को या नगर पालिका को। बिल्कुल। पर ये संस्थाएं काम कैसे करती हैं? इन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ लगे हैं भारतीय संविधान के वो पन्ने जो शहरी सरकार की पूरी कहानी बताते हैं। और ये कहानी असल में शुरू होती है 1992 के 74वें संविधान संशोधन से। हाँ, 1992। उससे पहले शहरों की सरकारें थीं तो सही, पर वो एक तरह से राज्यों की दया पर जीती थी। इस संशोधन ने पहली बार हमारे शहरों को एक संवैधानिक पहचान दी, एक मजबूत ढांचा दिया। तो आज हम इसी ढांचे को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान का जो वादा था और आज शहरों की जो हकीकत है उसमें इतना फासला क्यों है। बिल्कुल, और शुरुआत वादे से ही करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वादे को समझने से। संविधान ने शहरों के लिए किस तरह की सरकार का खाका तैयार किया? क्या ये गांवों की तरह है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद? नहीं, और यही शहरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। ग्रामीण व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है, एक के ऊपर एक। लेकिन शहरी व्यवस्था में 3 अलग अलग तरह के निकाय हैं और तीनों एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हैं। आजाद मतलब एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर निकाय एक अलग तरह के शहरी इलाके के लिए बनाया गया है। सबसे बड़े यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों के लिए है नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ। फिर उनसे छोटे शहरों जैसे मान लीजिए शिमला या बीकानेर, उनके लिए है नगर परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है। और फिर वो इलाके हैं जो एक पहचान के संकट से गुजार रहे हैं, न पूरी तरह गांव रहे न ही शहर बने। हाँ, वो ट्रांजिशन वाले क्षेत्र। बिल्कुल, ऐसे क्षेत्रों के लिए है नगर पंचायत। तो ये 3 अलग अलग मॉडल हैं, एक ही सीढ़ी के 3 पायदान नहीं। और संविधान में इन्हें बनाने का जिक्र कहाँ पर है? यह है अनुच्छेद 243 क्यू में। 243 क्यू। और इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बताइए। आप क्यू को हिंदी के क्यों की तरह सोचिए। क्यों? हाँ, एक सवाल पूछिए, नगर पालिकाओं का गठन क्यों करें? ये सवाल सीधे हमें इसके गठन की वजह और तरीके पर ले जाता है। ये अच्छी ट्रिक है। क्यों से क्यों, तो गठन हो गया। अब इसकी बनावट मतलब इसमें कौन लोग होंगे, वो आता है अगले ही अनुच्छेद में। 243 आर। आर से रचना। आर से रचना यानी कॉम्पोजिशन। हाँ, कि इसमें कौन लोग होंगे, चुनाव कैसे होगा, ये सब कुछ। लेकिन आजकल तो बात होती है कि शासन को लोगों के और करीब ले जाया जाए, बिल्कुल मोहल्ले के स्तर तक। क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल है, और सैद्धांतिक तौर पर यह बहुत शक्तिशाली है। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों के गठन की बात करता है। एस से समिति, ये तो आसान है। हाँ, ट्रिक आसान है, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? ये संविधान का एक ऐसा आदर्श है जो जमीन पर आज भी संघर्ष कर रहा है। कई शहरों में या तो ये समितियां सिर्फ कागजों पर हैं या फिर उन पर उसी इलाके के पार्षद का दबदबा होता है। ओहो, तो इसका असली मकसद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ढांचा तो बना दिया, पर उसकी आत्मा को लागू करना वो एक अलग चुनौती है। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर लाती है। इन संस्थाओं के पास करने के लिए काम क्या है और उस काम के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि असली ताकत का खेल तो वहीं होता है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यही पर इस संशोधन का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। अच्छा। देखिए, अनुच्छेद 243 वाई इन नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करता है। 243 डब्ल्यू याद रखने के लिए डब्ल्यू से वर्क यानी काम। ठीक है, डब्ल्यू से वर्क। संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 काम लिस्ट किए गए हैं। सड़कें, जलापूर्ति, शहरी नियोजन, गरीबी उन्मूलन और भी बहुत कुछ। 18 काम, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे शहर आत्मनिर्भर बन सकते हैं? यही तो कहानी में ट्विस्ट है। क्या? अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य सरकारें ये शक्तियां और काम नगर पालिकाओं को सौंप सकती हैं। सौंप सकती है, अनिवार्य रूप से देंगी ये नहीं लिखा। नहीं, बस यही एक शब्द में असाइन पूरे खेल को बदल देता है। इसका मतलब है कि संविधान ने चाबियों का गुच्छा तो दिखाया, पर उसे पकड़ाया राज्य सरकारों के हाथ में। ओहो, तो काम करने की शक्ति भी राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर है। और पैसे का क्या? बिना पैसे के तो कोई काम नहीं हो सकता। और पैसा भी वहीं से आता है। अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति देता है। एक्स से टैक्स, ये तो सीधा है। हाँ, एक्स को टैक्स से जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन कौन सा टैक्स, कितना टैक्स, ये तय करने का अधिकार भी राज्य सरकार को ही दिया गया है।
तो नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे कुछ छोटे मोटे टैक्स छोड़कर ज्यादातर शहरी निकाय बड़े अनुदानों के लिए आज भी राज्य की राजधानियों की ओर ही देखते हैं। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या संविधान में कोई उपाय नहीं है? कोई ऐसा सिस्टम जो पैसों का बंटवारा ठीक से करे? एक सिस्टम बनाया गया है। अनुच्छेद 243 वाई के तहत हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। 243 वाई? इसे याद रखने की ट्रिक भी एक सवाल में ही है। वाई को सोचें, अंग्रेजी का सवाल वाई। वाई मतलब क्यों? हाँ, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, ये सवाल सीधा हमें वित्त की समस्या पर ले जाता है। यह आयोग सिफारिश करता है कि राज्य की कमाई का कितना हिस्सा इन निकायों को मिलना चाहिए। पर वो सिर्फ सिफारिशें हैं, मानना या न मानना काफी हद तक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये शक्ति और पैसे का समीकरण काफी जटिल है। चलिए अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो इन सरकारों को बनाती है, यानी चुनाव। हाँ, चुनाव। क्या इनके चुनाव भी भारत का मुख्य चुनाव आयोग ही करवाता है? ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद विधानसभा के चुनाव कराता है। नगर पालिकाओं के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अनुच्छेद 243 ZA के तहत एक स्वतंत्र संस्था राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। 243 ZA, इसको कैसे याद रखें? ZA को एक साथ पढ़ें तो जा की ध्वनि आती है। जा, वोट डालने जा, ये हमें सीधे चुनाव की याद दिलाते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? क्या कोई खास बात है यहाँ? हाँ, एक बहुत प्रगतिशील बात है। अनुच्छेद 243V में योग्यताओं का जिक्र है। वी से अयोग्यता, ये कैसे? वी का उच्चारण हिंदी के अयोग्य में व जैसा लगता है, तो अनुच्छेद 243V अयोग्यताएं बताता है। और मजे की बात यह कि इसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सिर्फ 21 साल रखी गई है। सिर्फ 21 साल? जबकि विधायक के सांसद के लिए 25 है। जी, मकसद था कि शासन में युवाओं की भागीदारी बढ़े। लेकिन चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है मेयर का, उसे लेकर हमेशा बहुत खींचतान होती है। कहीं जनता सीधे मेयर चुनती है तो कहीं चुनाव के बाद पार्षदों की खरीद फरोख्त की खबरें आती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी चाबी भी संविधान ने राज्यों के हाथ में दे दी है। अच्छा, वो कैसे? हम जिस अनुच्छेद 243R की बात कर रहे थे, आर से रचना, हाँ, उसी में ये लिखा है कि पार्षद तो सीधे जनता चुनेगी, लेकिन मेयर या अध्यक्ष का चुनाव सीधा होगा या अप्रत्यक्ष, ये राज्य की विधानसभा तय करेगी। ओहो, यही एक प्रावधान 2 शहरों में बिल्कुल अलग तरह की राजनीति पैदा कर देता होगा। बिल्कुल। जहां सीधा चुनाव होता है वहां मेयर एक ताकतवर नेता होता है, जहां अप्रत्यक्ष होता है वहां वो पार्षदों के समर्थन पर निर्भर रहता है। ये तो सच में जमीनी राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब एक आखिरी पहलू पर आते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि शहर का विकास और गांव का विकास ये 2 अलग-अलग दुनिया हैं। हाँ, बिल्कुल अलग थलग। क्या संविधान ने इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोई कोशिश की है? ये इस संशोधन की सबसे दूरदर्शी सोच में से एक थी। वो क्या है? अनुच्छेद 243 ZD एक जिला योजना समिति की बात करता है। ZD, डी से डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, डी से डिस्ट्रिक्ट। ये एक तरह से पूरे जिले की मास्टर आर्किटेक्ट है। इसमें गांव की पंचायतों और शहर की नगरपालिकाओं दोनों के चुने हुए सदस्य होते हैं। तो ये सब मिलके योजना बनाते हैं? हाँ, ये सब मिलकर पूरे जिले के लिए विकास का एक साझा ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ताकि शहर में बनने वाला हाईवे गांव के शुरू होते ही अचानक खत्म न हो जाए। ये तो बहुत जरूरी है। और बड़े महानगरों के लिए? उनके लिए अनुच्छेद 243 ZE में एक महानगर योजना समिति है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। 243 ZE। हाँ, ये मुंबई या दिल्ली जैसे विशाल मेट्रोपॉलिटन इलाके के लिए यही काम करती है, ताकि पूरे क्षेत्र का विकास एक संगठित तरीके से हो। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो 74वें संशोधन ने शहरी शासन का एक बहुत विस्तृत और मजबूत संवैधानिक ढांचा तो बनाया। हाँ, ढांचा तो बहुत मजबूत है, लेकिन शक्ति, पैसा और यहाँ तक कि मेयर चुनने जैसे महत्वपूर्ण सूत्र राज्यों के हाथ में ही छोड़ दिए। बिल्कुल, और ये एक बुनियादी तनाव पैदा करता है। ढांचा संवैधानिक है, पर उसे चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए, यानी कार्यात्मक स्वायत्तता, हाँ, फंक्शनल ऑटोनॉमी, वो काफी हद तक राज्य स्तर की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें एक ही देश में कुछ बहुत सशक्त और कुछ बेहद कमजोर नगर निगम दिखाई देते हैं। तो सशक्त शहरी सरकारों का पूरा ब्लूप्रिंट संविधान में मौजूद है, लेकिन सोचने वाला सवाल ये है
कि संशोधन के 3 दशक बाद भी हमारे ज्यादातर शहर बुनियादी सुविधाएं, स्वायत्तता और संसाधनों के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये कमी कानून में है या उसे लागू करने वालों की नीयत में? ये सवाल तो हम सबको सोचना चाहिए। और श्रोताओं के लिए आज का सवाल, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय हैं?